Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Mantra. Good evening and welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But do remember that we do not address company-specific queries. With your queries, you can call us on 2331 4444, 23421050 and 23310464. I am Anubha Rohadki with my co-anchor Amit Goyal. नमस्कार, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के अलावा शेयर बाजार की सुर्खियों पर एक नज़र के साथ साथ श्रोताओं यानी आपकी फ़ोन कॉल्स को भी कार्यक्रम में शामिल करेंगे। आप हमें हमारे फ़ोन नंबर 23314444, 23421050 और 23310464 पर कॉल करके अपने आर्थिक संबंधी प्रश्न पूछ सकते हैं। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन फोन नंबर से पहले कृपया 011 डायल करें। प्रश्नों के उत्तर और आर्थिक गतिविधियों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आर्थिक विश्लेषक अमन अग्रवाल। अमन, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर, तो अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ अनुभव। Thank you, Amit. Prime Minister Narendra Modi launches Bima Sakhi Yojana to promote financial literacy and insurance awareness among women. Also inaugurates Rising Rajasthan Global Investment Summit. Revenue Secretary Sanjay Malhotra appointed as next RBI Governor. Benchmark domestic equity indices end with marginal losses. Sensex falls 201 points. Nifty settles at 24,619. And crude oil prices surge over 1%. Brent crude trades at $71.92 per barrel. आर्थिक सुर्खियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं में वित्तीय साक्षरता और बीमा जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा के पानीपत में बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया। साथ ही जयपुर में राइजिंग राजस्थान निवेशक सम्मेलन का भी उद्घाटन किया। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा रिजर्व बैंक के नए गवर्नर नियुक्त। घरेलू शेयर सूचकांकों में मामूली गिरावट। सेंसेक्स में 201 अंक का नुकसान और निफ्टी 24,619 के स्तर पर दर्ज। और वैश्विक बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में 1% से अधिक की तेजी। ब्रेंट क्रूड $71.92 प्रति बैरल के स्तर पर दर्ज। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नजर कुछ आर्थिक सुर्खियों पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं में वित्तीय साक्षरता और बीमा जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा के पानीपत में बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया। भारतीय जीवन बीमा निगम की इस पहल से 18 से 70 वर्ष तक की आयु की महिलाओं का सशक्तिकरण होगा। इस योजना के अंतर्गत 10वीं पास महिलाओं को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा और पहले 3 वर्ष के लिए मासिक भत्ता भी दिया जाएगा। इससे पहले प्रधानमंत्री ने जयपुर में 3 दिवसीय राइजिंग राजस्थान निवेश सम्मेलन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा कि यह शताब्दी तकनीक और डेटा द्वारा निर्धारित की जाएगी। श्री मोदी ने कहा कि भारत विश्व भर में लोकतंत्र, जनसांख्यिकी और डेटा की वास्तविक शक्ति को प्रदर्शित कर रहा है। शिखर सम्मेलन में देश भर के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ साथ 32 देशों के प्रतिनिधि भी भाग ले रहे हैं। And we have been joined by our first caller of the day, that is Yogesh Sharma, who's calling us from Delhi. Mr. Sharma, welcome to Market Mantra. Please ask your question. जी, आप सभी को नमस्कार। मेरा सवाल ये है कि जब मैं रेडियो सुन रहा था, मार्केट मंत्र सुन रहा था, तो एक बार कुछ दिनों पहले जब मार्केट बहुत क्रैश हो रहा था तो एक लाइन हमने सुना कि डीप वैल्यू बाइंग आने की वजह से मार्केट में ऊपर हुई मार्केट, डीप वैल्यू बाइंग। तो ये वैल्यू इन्वेस्टिंग और वैल्यू बाइंग में और मार्केट टाइमिंग में किस तरीके से फर्क समझा जाए? क्या वैल्यू इन्वेस्टिंग करना मार्केट टाइम करने की कोशिश करने से कितना अलग है? और एनपीएस को लेकर के आपके क्या विचार हैं सर? दूसरा सवाल ये है कि एनपीएस और ईपीएफ के मुकाबले में क्या ज्यादा बेहतर इंस्ट्रूमेंट है रिटायरमेंट के लिए? जी देखिए, ये जो वैल्यू बाइंग और वैल्यू जो आपने बात की कि मार्केट टाइमिंग का, मार्केट टाइमिंग्स नॉर्मली जो कॉन्सेप्ट है बॉन्ड्स में यूज़ किया जाता है। उसके अंदर हम टाइम करते हैं मार्केट को, कितने समय में हम उसको खरीदेंगे, बेचेंगे। जो वैल्यू बाइंग होता है वो हम वैल्यू निर्धारित करते हैं कितनी वैल्यू उसकी है और वो ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। अगर अंडर वैल्यूड है तो उसी हिसाब से उसको बाय या सेल करेंगे, और अगर ओवर वैल्यूड है तो फिर वो जो है हम वेट करेंगे उसकी करेक्ट वैल्यू आने के लिए, उसके बाद बाय किया जाएगा। अब जो आपने दूसरा प्रश्न एनपीएस और ईपीएफ में कौन सा बेहतर ऑप्शन?
देखिए जी, एनपीएस और ईपीएफ के अंदर वो एक तो जो है नेशनल प्रोविडेंट फंड है, एक एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, और नेशनल पेंशन नेशनल पेंशन स्कीम और एम्प्लॉय पेंशन स्कीम है। उसमें एक तो जो है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम जो होती है वो नॉर्मली जो है भारत सरकार के जो निर्धारित लोग होते हैं उनको मिलती है, गवर्नमेंट के जो पेमेंट्स होती हैं उसके थ्रू। एनपीएस में अब इंडिविजुअल्स इनरोल कर सकते हैं और अपने आप इंडिविजुअली ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप कहीं काम कर रहे हो तभी आपको मिलेगी। एम्प्लॉयर में एम्प्लॉयर ही अगर होंगे, कुछ बड़ी कंपनीज भी देती हैं उसके अंदर, तो वो दे सकती हैं, पर एनपीएस कोई भी जना ले सकता है। ये सबसे बड़ा फर्क दोनों में है। अगर आप कहीं एम्प्लॉयड नहीं है तो आप एनपीएस में अपना निवेश कर सकते हैं। और एक चीज जो एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड वाले भी हैं वो भी एनपीएस में चाहें तो वैकल्पिक तौर पर निवेश वहां पे भी किया जा सकता है, क्योंकि उसमें एक निश्चित तौर पे उनको निवेश पर अभिदान भी मिलता है सरकार की तरफ से। जी, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं अनुभा से। जी, Indian Administrative Service Officer of 1990 batch, Sanjay Malhotra, has been appointed Governor of Reserve Bank of India. The Appointments Committee of the Cabinet approved his name. He has been appointed to the post for a period of 3 years. The Rajasthan Cadre IAS officer is presently serving as Revenue Secretary in the Ministry of Finance. Aman, new governor has been appointed. It has this information, this announcement has come in today. What are the challenges before the new RBI governor? He'll take over day after tomorrow from the present Governor Shaktikanta Das. Correct. I think, there are certain advantages which he has. One is that he is currently serving. So there is a connect between the finance minister and the new governor. Secondly, he has already served on the GST council and he knows how GSTs are important, how revenues are there. And as a revenue secretary, he knows about the fiscal position of a country also, which is critical because RBI looks at monetary policy, not at fiscal policy. But to have a better understanding, it is always good to have. One of the biggest challenge before him is to stabilize both in terms of inflation front and secondly in terms of the money supply which is there and the outflows which are taking place. We have seen a fall in the foreign exchange reserves, which has happened from $704 billion to about $58 billion. Rough, not too much, but still there. And the RBI has been intervening to contain the rupee fall. So these are, I think, in my opinion, two critical components before him immediately to look at before he steps in and takes into the next monetary policy framework. अगले श्रोता के रूप में मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं गोपाल जी। गोपाल, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना प्रश्न पूछिए। जी नमस्कार जी, मातृभूमि टीम को, सारे टीम को नमस्कार। सर मेरे दो सवाल है। एक पहला तो ये जो अगर बैंक में जो बोलते हैं 5 लाख इंश्योरेंस कवर है, तो अगर सर ज्वाइंट में अगर 3 नाम है तो बैंक बोलती है तीनों का अलग अलग आप एफडी 5-7 लाख डालेंगे तो तीनों का इंश्योरेंस कवर मिलेगा, क्या ये सही है? पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल सर इन्फ्लेशन पे, महंगाई, फूड इन्फ्लेशन खास करके। सर ये टाइम आरबीआई ने, इसके पहले भी आरबीआई ने क्लियर बोल दिया, ये टाइम तो ऐसा बोला कि आउट ऑफ कंट्रोल, 2-3 में ये क्वार्टर में कोई होप नहीं है क्रेडिट कट की। तो सर ये एक्चुअली रियलिटी सही है सर? महंगाई बहुत हद से बढ़ गई, खास करके फूड इन्फ्लेशन। सर 110 करोड़ लोग परेशान है महंगाई से। मैं आपकी खुद की मिसाल देता हूँ सर, मेरे घर पे एक हफ्ते में 1 किलो प्याज आते हैं, आज मेरे 1.5 किलो में काम चला रहा हूँ। तो थोड़ा सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ध्यान देना चाहिए। जी, हम दोनों सवालों के आपके जवाब देने की कोशिश करेंगे। अमन, देखिए जी, पहली बात जो आपने 5 लाख रुपए की बात करी है, वो इंश्योरेंस है जो सरकार देती है आपको कि आपका पैसा अगर कल को बैंक को कुछ प्रॉब्लम होती है, कहीं और प्रॉब्लम होती है, तो 5 लाख रुपए तक आपका पैसा सेफ है किसी भी बैंक में। वो किसी भी बैंक अकाउंट में, किसी बैंक में हो, वो आपको मिलेगा। एफडी का हिसाब किताब नहीं होता है इसमें। वो एफडी के लिए जो भी उस अकाउंट से लिंक्ड है, चाहे वो एफडी उससे ज़्यादा की हो या कम की हो, 5 लाख ही निर्धारित है। ये निर्धारित सिर्फ एक बैंक में नहीं, अगर आप 10 बैंकों में अकाउंट खोलते हैं तो 10 बैंक में भी आपको 5-5 लाख मिलेगा। किसी इंडिविजुअल का अकाउंट के थ्रू आप लिंक कर रहे हैं, आपके भाई हैं, माता पिता हैं, बच्चे हैं, किसी का भी कर रहे हैं, तो हर एक के केस में 5-5 लाख रुपया इंश्योर है। अगर कल को कुछ होता है बैंक को या ऐसी प्रणाली को, तो उस केस में 5 लाख रुपए तक सरकार इमीडिएटली आपको निर्धारित इमीडिएटली अवेलेबल कराएगी। उसके ऊपर जो होगा फिर राशि देखा जाएगा कि जब बैंक मर्ज होगा या कुछ और प्रॉब्लम होगी या जो भी आरबीआई लेता है उसके अंदर। इनका पूछना ये था कि अगर एक अकाउंट में 3 नाम है तो क्या तीनों को 5-5 लाख रुपए मिलेंगे? तो नहीं, अगर एक अकाउंट ज्वाइंट अकाउंट है तो उसमें एक अकाउंट के ऊपर 5 लाख ही मिलेगा। इंडिविजुअल का हिसाब किताब नहीं है इसके अंदर, एक अकाउंट का हिसाब किताब है इसके अंदर। जी,
फूड इन्फ्लेशन के बारे में इनका जानना था कि फूड इन्फ्लेशन बहुत ऊंचा है। आपने बिल्कुल ठीक कही, ये बड़ी एक प्रॉब्लम इस समय चल रही है, पर अभी भी हिंदुस्तान में इन्फ्लेशन की जो आंकड़े हैं वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में हैं। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में देखें, यूरोप में देखें, यूएस में देखें, अरेबिक देशों में देखें, इवन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में देखें, वहाँ पे जो इन्फ्लेशन है बहुत ज़्यादा तीव्रता से है और बहुत त्राही कर रहा है। हिंदुस्तान में अभी भी कंट्रोल में है, जरूर आरबीआई ने कहा है, बिकॉज उनका जो एक टारगेट फिगर था 5-5.5% के आसपास, उससे काफ़ी हद तक ऊपर जा चुका है। ऑल्दो स्टैटिस्टिकली हम कहते हैं, और कुछ लोगों ने भारत सरकार में कहा भी है, कुछ लोग एडवाइजर्स ने, कि हम कोर इन्फ्लेशन को देखें और फूड को और फ्यूल को निकाल दें, पर मेरे विचार में थोड़े समय के लिए निकालना ठीक रहता है। एलन ग्रीनस्पैन ने और यूएस फेड ने भी जब किया था तो उससे बड़ी प्रॉब्लम हुई आगे कैलकुलेशंस में। ये खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, कुछ और हेडलाइंस पे नजर डालते हैं। घरेलू शेयर सूचकांकों में आज मामूली गिरावट रही। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.2% के नुकसान से 201 अंक गिरकर 81,508 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.2% की गिरावट से 59 अंक गिरकर 24,619 के स्तर पर बंद हुआ। हालांकि बीएसई मिड कैप सूचकांक 0.3% और स्मॉल कैप सूचकांक लगभग 0.5% की बढ़त बनाने में कामयाब रहा। Benchmark domestic equity indices today ended with marginal losses of 0.2%, weighed down by FMCG and media stocks. The 30-share BSE Sensex fell 201 points to close at 81,508, and the NSE Nifty 50 dipped 59 points to settle at 24,619. However, the broader market indices at the Bombay Stock Exchange outperformed the equity market. The mid-cap index added 0.32%, and the small-cap index rose nearly 0.5%. In the Sensex index, 16 out of 30 companies logged losses. In the top laggards, Hindustan Unilever plunged over 3%, Tata Motors fell over 2%, and Axis Bank dropped more than 1.9%. Conversely, among the top gainers, Larsen & Toubro surged over 2%, Tata Steel climbed over 1%, and JSW Steel advanced nearly 1%. In sectoral indices at the BSE, 13 out of 20 sectors ended in positive territory. Among the top gainers, capital goods and industrials both gained over 1% each. Services advanced over 0.9%, and telecommunication added over 0.5%. Conversely, in the top laggards, FMCG declined over 1.9%. Energy as well as auto shed over 0.6%, and healthcare dipped over 0.3%. The overall market breadth at the BSE was positive, as shares of 2,296 companies advanced, shares of 1,774 companies declined, while shares of 170 companies remained unchanged. At the National Stock Exchange, 140 companies hit their 52-week high, while 13 hit their 52-week low. अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 4 पैसे की गिरावट से 84 रुपये 73 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ। डॉलर इंडेक्स 105.8 के स्तर पर कारोबार करता नजर आया। अगले श्रोता के तौर पे नोएडा से पंकज मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो सर। जी नमस्कार। नमस्कार सर, आपकी पूरी टीम को पंकज मिश्रा नमस्कार। मेरा सर सवाल है, LIC से सवाल है। वन टाइम SIP में इन्वेस्टमेंट का प्लान है, उसमें मैं चेक किया था 1 लाख रुपए एक टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना है और 6 साल बाद रिटर्न दे रहे हैं लगभग 2.5 लाख के करीब में, तो ये सही है सर? LIC की वन टाइम इन्वेस्टमेंट के सिंगल इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना चाहते हैं। देखिए जी, जहाँ तक LIC की इन्वेस्टमेंट की बात है, जहाँ तक सेफ्टी की बात है, उसमें कहीं डरने की बात नहीं है। जो पैसा जाएगा वो आपको जरूर मिलेगा, जो भी आपका पॉलिसी डॉक्यूमेंट कह रहा है उतना पैसा जरूर मिलेगा। बट कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट का जो प्रीमियम वो लेते हैं और जो स्ट्रक्चर रहता है, क्योंकि वो सेफ्टी फैक्टर देते हैं, तो इतना ज़्यादा आपको रिटर्न उसमें नहीं देखने को मिलेगा। जहाँ तक आप, मेरे को आंकड़े एग्जैक्ट नहीं पता है, कि बिकॉज जब तक मेरे पास एग्जैक्ट फिगर्स ना हो मैं नहीं कह सकता कि ये इतना जितना आप कह रहे हैं उतना मिलेगा या नहीं मिलेगा। वो आपको जो भी एजेंट बेच रहा है वो आपको क्लियर एक्सप्लेन करेगा कि कैसे मिलेगा कैसे नहीं मिलेगा। जी, खासतौर पे जो भी पॉलिसी होती हैं उसके बारे में अगर आप डिटेल में जब तक आप उनको ना पढ़ें, बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा कि वो देखना जरूरी है कि क्या कह रहे हैं वो। ऐसे 1 लाख से 2.5 लाख 3 साल में मिल जाए, मैंने तो नहीं देखा। और वैसे भी जब एड्स सुनते हैं तो एक पॉलिसी वार्निंग आती है कि जी। एंड बिफोर वी प्रोसीड फर्दर इन द प्रोग्राम, लेट मी रिपीट द नंबर्स ऑन विच आवर कॉलर्स कैन कॉल अस विद देयर क्वेरीज। द नंबर्स आर 2331 4444
23421050 and 23310464. These are Delhi numbers. So do remember to prefix the Delhi STD code 011 in front of these numbers. Let's move on. Union Minister of State for Electronics and Information Technology, Jitin Prasada, has said that the internet today is not merely a tool for connectivity, but has become the platform for driving the world's economies, societies, and individual aspirations. Speaking at the inaugural session of India Internet Governance 2024, he said today that this forum is an opportunity to reaffirm commitment to harness the internet as a force for excitable growth and sustainable development. The India Internet Governance Forum is the Indian chapter of the United Nations Internet Governance Forum, a global multi-stakeholder platform that fosters dialogue on public policy issues related to the internet. The theme of this year's forum is Innovating Internet Governance for India. और अगले श्रोता के रूप में दिल्ली से प्रकाश हमारे साथ मौजूद हैं। जी प्रकाश, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार जी, मार्केट मंत्रा टीम को मेरा नमस्कार। नमस्कार। मेरा सवाल ये है कि टर्म इंश्योरेंस के लिए क्या कोई एज लिमिट होती है क्या? मतलब कोई टर्म इंश्योरेंस कराना चाहिए, कोई मैक्सिमम एज कितनी होती है उसमें? नहीं जी, टर्म इंश्योरेंस के लिए जो है कोई मैक्सिमम एज नहीं है, पर ये कभी कभी कंपनीज टू कंपनीज डिफर करता है। जब आप कंपनी के पास जाते हैं तो वो टर्म इंश्योरेंस कराने के लिए आपसे कुछ कंपनीज ने रिस्ट्रिक्शन कर रखी है कि इस एज से ज़्यादा हम टर्म इंश्योरेंस नहीं लेंगे, तो इसलिए आपको जो कंपनीज के प्रोडक्ट हैं उनको देखना होगा, पर आपको मिल जाएंगे ऐसे भी प्रोडक्ट्स। आमतौर पे 60 साल की उम्र से पहले कंपनी देना ज़्यादा प्रेफर करती हैं जी, पर आजकल कुछ कंपनीज आ गई हैं जो उसके ऊपर भी किया है। जी। And let's take the call from our next listener. He's also calling us from Delhi. That's Keshav. Mr. Keshav, welcome to Market Mantra. Please ask your question. हाँ जी, नमस्कार मैडम। नमस्ते जी, अपना सवाल पूछें। हाँ सर नमस्कार। मेरे फादर सीनियर सिटीजन हो गए और उनको पहला सवाल तो ये है कि बैंक में एफडीआं हैं तो उनको पहले G15 फॉर्म देते थे, अब दूसरा फॉर्म देना पड़ेगा। ये फॉर्म हमें कौन से महीने से और लास्ट कौन से महीने तक हमें जमा करना है जिससे हमारा टीडीएस ना कटे, पहली बात। और दूसरा बात, हमने जब उनके पास कुछ ऑफर आई थी बैंक के थ्रू, प्राइवेट बैंक के थ्रू, मैंने पहले भी पता किया था, पर कंफ्यूजन है आपके द्वारा भी ठीक से समझ नहीं पाया या सवाल हमारा। वो कहते हैं कि 2 लाख रुपए आप हमारे हर साल जमा कीजिए और आपको 1 साल बाद 83,000 रुपये आपको रिटर्न आपके अकाउंट में आएगा और इसमें इंश्योरेंस भी आपका रहेगा और इस तरह आप 12 साल तक देंगे और 12 साल के बाद आपको कुछ नहीं देना और आपका टोटल रिटर्न 25 साल में मिल जाएगा, मैच्योरिटी जो होगी। और आपका इस हिसाब से 83,000 हर साल आएगा, 12 साल में आपका 18 लाख के करीब आपको वापस आ गया जी। तो ये बताइए, हमें ये कंफ्यूजन है कि ये प्राइवेट बैंक के ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं? इस तरह की इंश्योरेंस इंक्लूड है उसमें हमारी, और ये यंग एज के लिए स्कीम है, एजेड के लिए नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। पहली चीज तो आपने जो सीनियर सिटीजन की बात करी, एफडी में एफडी के टीडीएस ना कटे, उसके लिए नॉर्मली फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग से पहले आप अगर दे दें अगले साल के लिए, मतलब अप्रैल के महीने में दे दें और अपने बैंक में कह दें कि उन्होंने सिस्टम में डाल दिया है नहीं डाल दिया, वो चेक करना जरूरी है। अगर सिस्टम में नहीं डाला तो टीडीएस कटेगा। और इसी तरीके से कुछ स्कीम भी निर्मला सीतारमन जी ने निकाली थी जहाँ पे जो सुपर सीनियर्स हो जाते हैं उनका नहीं कटेगा, 75 के बाद नहीं कटेगा। तो वो अगर है तो वो आप बैंक में जाके एक बार चेक कर लें कि उन्होंने उस चीज़ को डाल रखा है नहीं डाल रखा है। ऑल्दो अब आजकल ऑटोमेटेड सिस्टम होते हैं, एज से अपने आप ले लेता है। दूसरी बात जो आपने करी है वो SIP की बात की है, जो आप इंश्योरेंस की बात करिए। बेसिकली ये बैंक नहीं दे रहा होगा, बैंक मेरे ख्याल से किसी न किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ अटैच होगा। ये ऐसा है कि जैसे क्रेडिट कार्ड में भी होता है, ऐसे ही कुछ पॉलिसीज कंपनीज ला रही हैं जहाँ पे आप कुछ समय में हर साल या हर महीने आप इन्वेस्ट करें तो आपको कुछ रिटर्न एक समय के बाद मिलेगा, साथ ही साथ वो इंश्योरेंस कवर भी आपको दे रहे हैं। तो जहाँ तक चाहे प्राइवेट बैंक हो या सरकारी बैंक हो, दोनों ही बैंक अच्छे हैं हिंदुस्तान में, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। पर जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, जो कागज वो दे रहे हैं, जो चीज़ निर्धारित कर रहे हैं, उसको आप अपनी तरफ से क्लियर कर लीजिए और देख लीजिए कहाँ ये चीज़ लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई है। ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है। अगर है
तो वो अपनी पूरी करेगा। जैसे क्रेडिट कार्ड में भी आप देखेंगे जितने क्रेडिट कार्ड होते हैं उसमें इंश्योरेंस मिलती है, पर उसमें एक राइडर है कि जब तक आप वो फॉर्म भर के नहीं भेजेंगे क्रेडिट कार्ड को तो वो इंश्योरेंस आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। जबकि क्रेडिट कार्ड कहता है कि आपको इंश्योरेंस मिल रही है, पर जब तक वो एक्टिवेट ही नहीं होगी जब तक आप उसको इंश्योरेंस को कवर नहीं भेजेंगे। ये देखिए से पॉलिसी डॉक्यूमेंट देखना, पॉलिसी डॉक्यूमेंट को ध्यान से पढ़ें, उसके बाद ही आपको उससे संबंधित सारी सूचनाएं मिल सकेंगी। कि गाजियाबाद से गौरव हमारे साथ अगले श्रोता के रूप में मौजूद हैं। जी गौरव, अपना सवाल पूछिए। नमस्ते मार्केट मंत्रा टीम। नमस्कार सर, ये इन्फ्लेशन को लेकर सरकार ने बोला है कि बहुत ज्यादा है इसलिए इंटरेस्ट रेट कम नहीं करे, लेकिन देखा जाए तो इन्होंने जो तेल के भाव है वो $70 $71 आ गए हैं। उसके बावजूद उन्होंने तेल के पेट्रोल और डीजल के दाम कम नहीं करे हैं जो सरकार के हाथ में है, और दूसरी तरफ इसी की वजह से इन्फ्लेशन फ्यूल हो रहा है। तो इसमें कोई लॉजिक है क्या कि सरकार खुद ही तेल के दाम कम नहीं कर रही, अपना रेवेन्यू बढ़ाना चाहती है और हम लोग कंज्यूमर ज्यादा पैसा दे के फिर सब जगह वो इन्फ्लेशन सब जगह भागता है। फ्यूल इन्फ्लेशन स्प्रेड्स टू all food items or non-food items and everything. Is there any logic in this or you see other? बड़ा अच्छा आपने प्रश्न किया है, और ये सरकार को देखना चाहिए कि जब रेट कम होते हैं तो कम भी करने चाहिए, जब बढ़ते हैं तब जब बढ़ाते हैं तो कम भी करने चाहिए। पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं, पहले भी मैं कह चुका हूं बड़े ऑल इंडिया रेडियो पे और भी जगह कि देखिए जो ऑयल खरीदा जाता है, पेट्रोल खरीदा जाता है, कच्चा तेल जिसे कहते हैं हम, वो एक निर्धारित कॉन्ट्रैक्ट रेट पे खरीदा जाता है। वो कॉन्ट्रैक्ट रेट पहले आज से 20 साल पहले 15-15, 20-20, 30-30 साल के लिए होते थे। आज के समय में 3 से 5 साल के बीच में होते हैं, वो अलग अलग देशों के साथ। तो जब वो एक रेट निर्धारित हो गया तो ऑलमोस्ट 98-99% ऑयल जो हमारा है वो उसी रेट पे खरीदा जा रहा है, जो करीबन $65 to $70 पर बैरल के बीच में है अलग अलग देशों के साथ। जो हम थोड़ा बहुत 1 या 2% ओपन मार्केट से खरीदते हैं, वो ये जो रेट आप बता रहे हैं उस रेट पे खरीदा जाता है जो मार्केट में चल रहा है, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, ये तेल आपकी टंकी तक पहुंचने में कम से कम 2.5 से 3 महीना लगता है। तो जो तेल आज आपकी टंकी में आ रहा है किसी भी गाड़ी की टंकी में, वो 3 महीने पहले खरीदा गया है, तो इसलिए उसका रेट इम्पैक्ट नहीं करता है। जरूरी ये ऑयल कंपनीज बहुत सरकारों को और जो मंत्रालय हैं उनको कहती हैं कि हमारा नुकसान हो रहा है, पर हर एक कंपनी, जितनी भी ऑयल कंपनी सरकारी हैं, हर एक के पास 5.5 लाख करोड़ से लेके 7 लाख करोड़ तक का रिजर्व है, और इसलिए इतना बड़ा पैसा है उनके पास, तो वो उनको रोना नहीं चाहिए और मंत्रालय को गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए ताकि लोग भी इससे परेशान ना हो। जहाँ तक इन्फ्लेशन है, वो इन्फ्लेशन भारत सरकार पूरी तरह नियंत्रण करे हुए है और बहुत अच्छी तरह नियंत्रण किए हुए है। थोड़ा जरूर बिगड़ा है अभी कुछ समय में, क्योंकि त्योहारों का समय रहा है, तो ये हमेशा बढ़ता ही है, तो इसलिए इससे डरने की बात नहीं है। जयपुर से जितेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं। जी जितेंद्र, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। हाँ, धन्यवाद सर। मैं मार्केट में सुन के ही इन्वेस्ट करता हूँ और लंबे टर्म के लिए करता हूँ। तो मेरा 2 प्रश्न है, एक कि कितने % प्रॉफिट पे आदमी को लगभग प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, और दूसरा कि किस सेक्टर में मेरा स्टॉक है, तो किस सेक्टर में मैं SIP करते रहे हैं। देखिए जी, पहली बात जो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए ऐसा कोई मापदंड तो नहीं है, पर मैं आपको एक सिंपल रूल बता सकता हूँ कि मार्केट का रेट देखिए कितना रिटर्न उस पीरियड में जो आप पीरियड होल्ड करते हैं, लेटर से आप 6 महीने करते हैं, 2 महीने करते हैं, 3 महीने करते हैं या 1 साल करते हैं, उसमें मार्केट ने कितना रिटर्न दिया है। अगर आपका रिटर्न उससे स्टॉक में उससे ज़्यादा आ रहा है तो उतना पीरियड में आप होल्ड करके सेल कर सकते हैं, पर कोई ऐसा मापदंड नहीं है कि हमने 1 लीटर दूध पीना है तो 1.5 लीटर हो गया, ऐसे हो गया, ऐसा कोई मापदंड नहीं है इसके अंदर। चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। Let's move on. The United Nations has revealed that over 77% of the Earth's land has become significantly drier in the past 30 years. According to a study by the UN Science Policy Interface, this alarming trend poses severe threats to global agriculture, water resources and biodiversity. The findings underscore the urgent need for innovative water management and sustainable land use practices. Scientists and environmentalists are calling for immediate action to mitigate the devastating impacts of desertification and climate change. The report published today found that Africa lost about 12% of its GDP due to increasing aridity between 1990 and 2015. It also estimated that Africa will lose about 16% of its GDP and Asia close to 7% in the next half decade. It noted that some crops will be particularly at risk. For example, maize yields in Kenya are projected to halve by 2015 if current trends continue. गाजियाबाद से राजकुमार हमारे साथ अगले श्रोता के रूप में मौजूद हैं। जी राजकुमार, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं सीनियर सिटीजन हूँ और ये आपके द्वारा ये बोला जाता है कि सीनियर सिटीजन को शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाना चाहिए। ये क्यों? क्योंकि सीनियर सिटीजन मजबूत नहीं होते, अगर लॉस हो जाता है तो।
मेरे और ख्याल हमें किस ऐसी जगह पे संपर्क करें, जैसे आप लोग एक्सपर्ट आए हैं, अगर आप जैसे एक्सपर्ट हमें मिल जाए तो हम भी 2-4-5 लाख रुपया भी आपके मार्केट में लगाने के लिए हम तैयार बैठे हैं, क्योंकि हमारे पास जानकारी नहीं होती तो हम कहीं जा नहीं पाते। इसके लिए कोई रास्ता बताइए, आप जैसे एक्सपर्ट हमें कहाँ मिल पाएंगे। और क्योंकि ये आप बताते हैं कि ऑनलाइन उसमें देखिए बहुत होते हैं, ऑनलाइन का जमाना बहुत खराब है हमारे लिए तो। जी देखिए जी, पहली बात तो यह है कि ऐसा कोई भी नहीं मापदंड है कि बच्चे को लगाना चाहिए और सीनियर सिटीजन को नहीं लगाना चाहिए। जो भी मार्केट को जानता है, थोड़ा समझता है, उसको निवेश करके उसमें मुनाफा कमा सकता है, लॉस भी हो सकता है। सीनियर सिटीजन्स ज़्यादातर जो होते हैं, ज़्यादातर सीनियर सिटीजन्स कंजर्वेटिव हो जाते हैं, बिकॉज उनके खर्चे बंधे होते हैं, दवाइयों पे खर्चे होते हैं, हॉस्पिटल्स पे खर्चे होते हैं, तो इसलिए ऐसी जगह निवेश नहीं करवाना चाहते हैं लोगों उनका जहाँ से रिस्क ज़्यादा हो या लॉस ज़्यादा हो। इसलिए नॉर्मली किसी ने कह दिया होगा आपको, बट अदरवाइज ऐसा कोई रूल नहीं है। पहली बात, आप जितना पैसा चाहें अगर आपके पास है और आप में क्षमता है, आप लगाइए और उसके साथ खेल सकते हैं। जहाँ तक समझने की बात है, जैसे ऑल इंडिया रेडियो मार्केट मंत्र आता है, ऐसे ऑल इंडिया रेडियो में न्यूज़ भी आती हैं, डेली न्यूज़ आती हैं, अपडेट्स आते हैं, उनको सुनिए। इसे और चैनल्स भी हैं, भारत सरकार के भी हैं, बाहर जो भी हैं, जिनमें फाइनेंशियल न्यूज़ आती है। एक कोई न्यूज़पेपर भी थोड़ा देखना शुरू करिए, अगर आप हिंदी का ही देख रहे हो तो उसमें इकोनॉमिक्स वाला देखना, जो फाइनेंस से डील करता है उसको देखना शुरू, शेयर मार्केट से उसको देखना शुरू करें, उससे आपको आइडिया लगने लगेगा। और जिसमें भी निवेश कर रहे हैं उसके थोड़े फंडामेंटल, वो कंपनी क्या है, क्या चीज़ करती है, क्या चीज़ नहीं करती है, नॉर्मली उसको कहते हैं कि उसको समझें और फिर निवेश करें। जी, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, कुछ और खबरों पर नजर डाल लेते हैं। अब नजर डालते हैं एशियाई शेयर बाजार पर। एशियाई बाजारों में आज मिला जुला दौर रहा। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 2.8% लुढ़क कर बंद हुआ। चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक मामूली गिरावट से बंद हुए। हालांकि हांगकांग के हैंगसेंग में 2.5% और जापान के निक्केई में 0.2% की बढ़त दर्ज हुई। And let's take the next call coming in from Kolkata. That's Atanu Saha who's calling us from there. Mr. Saha, welcome to Market Mantra. Please ask your question. Sir, madam. My question is, how do our country be self-reliant? Food inflation is huge. Number of queries related matter. Sir, how do our country be self-reliant? The matter of food. Okay. Thank you. A very kind, nice question. First of all, India has been a self-reliant country for a long time, and specifically in food. The Food Association, FAO, which is the international agency and through the United Nations, has clearly embarked in the last 10 years that India has been a food-reliant country with surpluses and providing food services to neighboring countries as well, including Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, various other countries. So that's not a risk. But certainly what is a problem is of storage, which has been highlighted by Government of India from time to time, and the wastages which take place, which is causing the rise in prices. Even the strikes like the one which happened sometime or the other, where farmers put up a strike, which is causing a lot of loss to the nation. And let's take the next news about commodities. Oil prices surged over 1% today as top importer China announced that it will adopt a moderately loose monetary policy next year as part of steps to support economic growth and amid uncertainty after the fall of Syrian President Bashar al-Assad. Brent crude was trading 1.12% up at $71.92 per barrel, and WTI crude had gained 1.28% to trade at $68.06 per barrel according to latest reports. नजर डाल लेते हैं सरफा बाजार पर। सरफा बाजार में सोना आज बढ़त के साथ कारोबार करता नजर आया। 24 कैरेट सोना 0.8% की बढ़त से 77,340 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर दर्ज हुआ। वहीं चांदी लगभग 2% की बढ़त से 94,150 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज हुई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में फरवरी में आपूर्ति की जाने वाले सोने का वायदा मूल्य तक 0.8% की बढ़त से 77,225 रुपये प्रति 10 ग्राम पर रहा, जबकि चांदी लगभग 2% की बढ़त से 94,250 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज हुई। Aman, if we look at the oil prices, we see that they have surged over 1% today. And do you think that the main reason is, very short comment, is basically due to the geopolitical situation that is happening in the Middle East? No, recently, only a few days back, they have put a stop on the increase in the production. Yes. And that is one of the reasons why it has gone up. It is, senior president has nothing directly to do with it. There may be some policy changes, but I think it's more to do with the stoppage in terms of production levels. You're talking about the OPEC Plus group, which correct, has... The OPEC Plus group. हमन कार्यक्रम में आने और श्रोताओं के प्रश्नों के इतने सरल शब्दों में जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार। और अब चलते चलते एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक बार फिर।
Prime Minister Narendra Modi launches Bima Sakhi Yojana to promote financial literacy and insurance awareness among women. Also inaugurates Rising Rajasthan Global Investment Summit. Revenue Secretary Sanjay Malhotra appointed as the next RBI governor. Benchmark domestic equity indices end with marginal losses. Sensex falls 201 points. Nifty settles at 24,619. And crude oil prices surge over 1%. Brent crude trades at $71.92 per barrel. And that's it in this edition of Market Mantra. Namaskar. Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra.